कोरोना महामारी के चलते आज पूरे प्रदेश में ऑनलाइन क्लास चालू की जा रही है। इस ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश कुमार भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से बही खाता एवं लेखा शास्त्र के साझेदारी खाते 3 के अंतर्गत साझेदार की मृत्यु का आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इसमें हम आज ये अध्ययन करेंगे कि साझेदार की मृत्यु पर लेन देन कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार उसका हिसाब निकाला जाता है। साझेदार का अवकाश का हमें पता होता है कब हमें अवकाश लेना है, उसकी पूर्व योजना बनाई जाती है, लेकिन मृत्यु बिना बताई जाती है। कब किसकी मृत्यु आए ये पता नहीं होता और मृत्यु वर्ष के मध्यम में भी हो सकती है, वर्ष के अंत में भी हो सकती है, प्रारंभ में भी हो सकती है, जबकि अवकाश वर्ष के प्रारंभ में या वर्ष के अंत में ही किया जाता है। इसलिए मृत्यु का हिसाब कभी भी साझेदार स्वयं नहीं लेता, उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है। आज हम मृत्यु के अंतर्गत साझेदार को दिए जाने वाले हिसाब का लेखा जोखा करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु किस तारीख को हुई, उस तारीख तक का हिसाब पुनः हमें बनाना होता है। एक साझेदार का हिसाब उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है और उसके उत्तराधिकारी को क्या क्या हिसाब दिया जाता है, उसमें सर्वप्रथम मृत्यु पर दी जाने वाली राशि की गणना की जाना महत्वपूर्ण है। मृत्यु की राशि की गणना करने में लाभ का हिस्सा महत्व होता है कि लाभ किस प्रकार निकालें। मध्यम में चलते हुए व्यापार में लाभ निकालना एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसे हम 2 आधार पर निकाल सकते हैं। पहला, विक्रय के आधार पर। हम पूरे वर्ष के विक्रय को मानकर पिछले वर्ष का जो लाभ है उसके आधार पर उसकी गणना कर सकते हैं कि पिछले वर्ष के विक्रय पर हमें कितना लाभ हुआ, और उसका अनुमान लगाकर हम आज की मृत्यु के तिथि तक का हिसाब की गणना कर सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष मान लिया 2 लाख रुपए की सेल थी और उस पर प्रॉफिट यानी कि लाभ 20,000 रुपये था। 2,000 रुपये के विक्रय पर हमारा जो लाभ था वो 20,000 रुपये का था। अब इसके बेस पर अगर हमें किसी वर्ष या किसी साझेदार की मृत्यु पर लाभ निकालना होता है तो हम इस तरह निकालते हैं, जिस दिन साझेदार की मृत्यु हुई उस दिन तक की हम विक्रय देखेंगे। माना उस तिथि को विक्रय 30,000 रुपये था, तो इसके आधार पर हम लाभ कैसे गणना करेंगे। तो लाभ की गणना हम इस प्रकार करेंगे। हमारा गत वर्ष में जो लाभ था वो 20,000 रुपये था। इस वर्ष की बिक्री हमारी 30,000 रुपये है। गत वर्ष की हमारी जो सेल थी वो 2 लाख रुपये है। इस पर फर्म का लाभ ज्ञात हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो 3,000 रुपये का हमारा इस वर्ष का फर्म का लाभ आया। इस लाभ में मर्ज साझेदार का हिस्सा जो भी होगा वो हम निकाल लेंगे। दूसरा होता है समय के आधार पर। समय के आधार पर भी हम लाभ निकाल सकते हैं, यानी कि पूरे वर्ष का लाभ अगर हमें ज्ञात है और हम उसे समय के आधार पर, यानी कि पूरे वर्ष एक समान लाभ हुआ हो समय के आधार पर, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। समय के आधार पर लाभ की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। माना लाभ 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये लाभ है और ये है समय 10 महीने का है, यानी कि हमें पता है 10 माह का लाभ 50,000 रुपये है और मृत्यु की जो समय है वो 3 महीने है। तो 3 महीने का लाभ कैसे निकालेंगे। तो लाभ बराबर 50,000 × 3/10, यानी कि मृत्यु के समय तक का लाभ 15,000 रुपये निर्धारित किया गया। ये हम समय के आधार पर लाभ की गणना कर सकते हैं। अब इस लाभ को हम साझेदारों के उनके लाभ विभाजन अनुपात में मर्ज साझेदार को दे सकते हैं, क्योंकि कभी भी फर्म में जो खाते बंद होते हैं
वो मध्यम में नहीं होते, मध्यम में केवल हिसाब दिया जाता है, खाते वर्ष के अंत में ही बंद किए जाते हैं। इसके बाद हम साझेदार पर पूंजी पर ब्याज, यानी कि साझेदार जो मर्द साझेदार है उसकी पूंजी पर ब्याज कैसे गणना करेंगे, पूंजी पर ब्याज निकालने की जो विधि है उसका अध्ययन करेंगे। मर्द साझेदार की पूंजी ज्ञात की जाती है। मान लिया मर्द साझेदार की पूंजी 1 लाख रुपए है और मृत्यु 31 मार्च को हुई, तो इसमें हम पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे? तो पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए हमें एक लाख रुपए का जो दर है, यानी कि पूंजी पर ब्याज की दर 5% मानते हैं, तो 5% और 3 महीने का जो भी समय है उसके आधार पर हम इसकी गणना करेंगे। ये हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पे 1250 रुपए का ब्याज आएगा, यानी कि हमने उसकी पूंजी पर उसके समय के आधार पर और दर से हमने लाभ उसके ब्याज की गणना की और ये पूंजी पर ब्याज की गणना कहलाती है। इसके बाद आहरण पर ब्याज। अगर किसी साझेदार ने फर्म से घर खर्च के लिए जो धन निकाला है वो आहरण कहलाता है। घर प्रयोग के लिए निकाला गया धन आहरण है। आहरण पर ब्याज लगाया जा सकता है। आहरण पर ब्याज लगाने के लिए पूरे साल का लाभ में से जो हिस्सा उन्होंने लिया है उस पर ब्याज लगाया जाएगा। यहाँ मृत्यु की तिथि तक का आहरण लिया जाएगा। माना मृत्यु की तिथि तक का आहरण 20,000 रुपये है। अब इस पर हमें ब्याज की गणना करनी है। तो 20,000 रुपये पर 5%, मान लिया दर 5% मानी गई है, तो 5% की दर से मृत्यु की तिथि तक का, यानी कि पूरा का पूरा लगेगा, क्योंकि ये मृत्यु की तिथि तक का ये आहरण है, इसमें समय की गणना नहीं की जाएगी। 1,000 रुपये ब्याज आएगा। ये आहरण पर ब्याज की गणना की जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है ख्याति का। जबकि साझेदारी में अब ख्याति दर्शाई नहीं जाती, ख्याति का नाम बदलकर प्रीमियम कर दिया गया। अब प्रीमियम की राशि कोई साझेदार अगर जाता है तो वो फर्म में की गई मेहनत लेकर जाएगा, वो उसका हक है, उसकी भी गणना की जाएगी। ख्याति की गणना करने के लिए हमें गत वर्षों के लाभ के आधार पर की जाएगी, या आपसी समझौते के अनुसार, या फर्म का वैल्यूएशन करके निकाली जाती है। यहाँ हम ख्याति की गणना करने के लिए गत वर्षों के लाभ का प्रयोग करेंगे। मान लिया गत वर्षों को 3 वर्षों के आधार पर या 5 वर्ष के आधार पर हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। ख्याति की भी गणना करने के कई विधि हैं, जैसे औसत लाभ। औसत लाभ विधि में हम गत वर्षों के लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करते हैं। दूसरा, अधिलाभ विधि। हम फर्म के लाभ और सामान्य लाभ का जो अंतर होता है उसे अधिलाभ कहेंगे। उस अधिलाभ के आधार पर भी हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। तीसरा, पूंजीकरण रीति। पूंजीकरण रीति में हम पूंजी जो हमने फर्म में पूंजी लगाई उसके आधार पर भी हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। चौथा, वार्षिक वर्ती। एक वार्षिक आधार पर हम वर्ती निकालते हैं और जो अधिलाभ होता है, जो फर्म में अतिरिक्त लाभ होता है, उस लाभ से गुना करके हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम केवल पहली विधि औसत लाभ विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई सी भी विधि जो हमारे संलेख में लिखी हुई है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में सारी बता देता हूँ। पहली, औसत लाभ विधि। इसमें ख्याति की गणना करने के लिए गत वर्षों के लाभ के आधार पर किया जाएगा। माना गत वर्षों का लाभ 1
बराबर 15,000, 25,000, 25,000 और 20 और आधार 3 गुना हो तो ख्याति की गणना गत वर्षों का लाभ, इसमें हम गत वर्षों का जो लाभ है उसे जोड़कर उसका औसत निकालते हैं। गत वर्षों का लाभ है 15,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 और गत वर्ष है 3। इनका औसत निकालने के जितने वर्ष का लाभ होता है उतने से भाग करेंगे और गुना आधार, आधार है 3 गुना। इस तरह हम ख्याति की गणना करेंगे। 60,000 रुपये ख्याति आ गई। इस ख्याति को हम साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में, जो पूर्व का लाभ हानि अनुपात है उसमें इसे विभाजित करेंगे, या जिस अनुपात में इन्होंने इसका हिस्सा खरीदा है उस अनुपात में उन्हें दिया जाएगा। दूसरी विधि हमारी जो आती है वो आती है अधिलाभी। अधिलाभ रीति में एक हमारे पास होता है सामान्य लाभ, माना सामान्य लाभ 20। ये सामान्य लाभ जो हमने पूंजी लगाई है उस पर एक निश्चित अनुपात से होता है। इससे अतिरिक्त होने वाला लाभ फर्म को अतिरिक्त लाभ कहलाएगा। ये सामान्य लाभ है। सामान्य लाभ के बाद आता है औसत लाभ, जो कई वर्षों के लाभ का औसत होता है। औसत लाभ हमने माना 30,000। अब हमारे पास सामान्य लाभ भी है, औसत लाभ भी है। ख्याति हमें मान लिया, ख्याति जो है वो अधिलाभ का 3 गुना है। हमने माना ख्याति की जो निकालनी है वो अधिलाभ का 3 गुना है। अब हम इसमें 3 गुना ख्याति निकालेंगे। पहले हमें सबसे पहले अधिलाभ निकालना होगा। अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ इसके द्वारा अधिलाभ निकलेगा। औसत लाभ 30,000 का, 20,000 हमारा सामान्य लाभ आया, 10,000 रुपये हमारी जो है अधिलाभ आया। अब इसमें हमें ख्याति निकालनी है। ख्याति के लिए हमें अधिलाभ का जितने गुना कहा है उतने के आधार पर निकाला जाएगा। देखिए, हमें जो लाभ दिया था वो सामान्य लाभ 20,000 था, औसत लाभ 30,000 रुपये था। ख्याति अधिलाभ का 3 गुना है, तो इस आधार पर हमने ख्याति की गणना की। अधिलाभ से औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो ख्याति निकली 30,000 माइनस 20, 10,000 रुपये। और ख्याति 10,000 रुपये की हम गुना करेंगे बेस में। 10,000 इंटू हमारा जो था 3 गुना था, 3 से गुना कर दी, 30,000 रुपये हमारी ख्याति आ गई। ये ख्याति निकालने की दूसरी विधि। इसके बाद तीसरी विधि आती है पूंजीकरण नीति। पूंजीकरण नीति भी सेम होती है। उसमें अधिलाभ का सामान्य जो दर होती है, प्रतिशत दर होती है, उसके बेस पर हम ख्याति निकाल सकते हैं। तो सामान्य दर से कैसे निकालेंगे? यहाँ हमारा इतना ही अंतर पड़ेगा पूंजीकरण नीति में कि ये सब सामान्य रहेगा, इसमें सामान्य लाभ वही, औसत लाभ वही। इसमें सामान्य दर हमें निकालनी होगी। %10, बाकी का सबसे
इसमें अधिलाभ निकाला, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ हमारा था 30,000, सामान्य लाभ था 20,000, घटकर आया 10,000 रुपये। अब इसमें हम ख्याति की गणना कैसे करेंगे? ख्याति बराबर अधिलाभ गुना 100 बटे सामान्य लाभ। इसके बेस पर 10,000 रुपये हमारा अधिलाभ है, इंटू 100 अपॉन सामान्य दर 10% थी। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारी ख्याति 1 लाख रुपये आई। इस विधि में 1 लाख रुपये ख्याति हमारी गणना की गई। चौथी विधि आती है वार्षिक वर्ती रीति। वार्षिक वर्ती रीति में ख्याति की गणना करने के लिए हमें वार्षिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए। वार्षिक टेबल हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सूक्ष्म में ही बात करेंगे। तो जो हमारी वार्षिक रीति है उसमें हम ये जितने भी तथ्य हैं ये समान रखेंगे। इसमें सामान्य लाभ 20,000, औसत लाभ 30,000 और वार्षिक वर्ती यानी कि वार्षिक वर्ती तालिका 2.78। वार्षिक वर्ती तालिका का जो मान है वो हमने इसमें रख दिया। इसके बावजूद हमें वही अधिलाभ निकालना होगा। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर 10,000 रुपये। फिर ख्याति निकालने के लिए इसमें अधिलाभ गुना वार्षिक वर्ती ये रखा जाएगा। अधिलाभ था हमारा 10,000 रुपये, वार्षिक तालिका का मान ये था, इसकी इंटू कर दीजिए। ये हमारी ख्याति आ गई। इस प्रकार हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। आप लोगों को यहां तक का ज्ञान होने के बाद अब हम चलते हैं जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा पॉलिसी ज्यादातर व्यक्तियों की ली जाती है। व्यापार में भी हम जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं, सभी साझेदारों की भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं और पृथक भी ले सकते हैं, संयुक्त भी ले सकते हैं। पृथक में सभी साझेदारों की अलग अलग पॉलिसी ली जाती है और वो लाभानी खाते से डेबिट की जाएगी। संयुक्त में तीनों साझेदारों की एक ही पॉलिसी ली जाती है और उसे भी लाभानी खाते से डेबिट किया जाता है। संयुक्त में हम इनके संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में जो भी इनका लाभ होगा वो हम इनके लाभानी अनुपात में देंगे। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वो पॉलिसी मिल जाएगी, क्योंकि संयुक्त में वो तीनों में से या तीन साझेदार हैं या चार, जितने भी साझेदार हैं उनमें से किसी भी एक साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी फर्म को प्राप्त हो जाती है और वो उनके लाभहानि अनुपात में बांट दी जाएगी। लेकिन पृथक में जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसकी पॉलिसी पूरी की पूरी प्राप्त होगी और अन्य साझेदारों की पॉलिसी की जो वैल्यू होती है, जो सिलेंडर वैल्यू होती है, जो समर्पण राशि मानी जाती है वो निकाली जाएगी और उसके आधार पर उन्हें ख्याति दी जाएगी। पहले मैं संयुक्त में बताऊंगा आपको कि संयुक्त में जो बीमा पॉलिसी है वो कैसे बांटी जाएगी। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में मान लिया हमने किसी साझेदार का 5,000 रुपये का बीमा लिया है, 5,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से 5 लाख का बीमा लिया है। तो पॉलिसी माना पॉलिसी ₹5 लाख की और किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो पूरी की पूरी पॉलिसी हमें प्राप्त होती है।
और इस पॉलिसी को जिस साझेदार की मृत्यु हुई उसके हिस्से की उसे दे दी जाएगी। बाकी के जो शेष साझेदार बचे हैं वो अपने हिस्से में रख लेंगे। इसके बाद आती है पृथक। पृथक में मान लिया हमारे 3 साझेदार हैं। तीन साझेदार हैं और तीनों साझेदारों के हमने पृथक पृथक बीमा पॉलिसी ली है। पृथक पृथक बीमा पॉलिसी का मतलब है ए की रुपये 50,000 की, बी की 50,000 की और सी की 50,000। तीनों की 50,000 रुपये की पॉलिसी की और इसमें मान लेते हैं कि बी की मृत्यु हो गई। जब बी की मृत्यु हुई तो बी की पॉलिसी की राशि पूरी प्राप्त होगी, यानी कि बी का हिस्से की राशि कितनी होगी? 50,000 रुपये, वो हमें पूरी प्राप्त होगी। अब जो 2 शेष साझेदार बचे हैं, जाने वाला उत्तराधिकारी उसमें भी हिस्सा लेगा, क्योंकि जब 50,000 रुपये उसके हिस्से की थी तो उसमें दोनों साझेदार हिस्सा पाने के लिए अधिकारी हैं, तो जो शेष साझेदार हैं उनकी पॉलिसी में भी वो हिस्सा पाने का अधिकारी होगा। तो उस समय क्या करते हैं हम कि ए की जो पॉलिसी है उसकी हम समर्पण निधि निकालेंगे, समर्पण वैल्यू निकालेंगे। समर्पण वैल्यू का मतलब हुआ कि ए की मान लिया हमने 10,000 रुपये है समर्पण और बी सी का समर्पण हो गया 10,000, यानी कि इन दोनों की राशि की आज तत्काल में जो राशि प्राप्त होगी, अगर हम उसे बीमा पॉलिसी को बंद कर दें तो 10,000 रुपये होगी। इससे हमें टोटल जो इनकी जीवन बीमा पॉलिसी है वो कैसे निकलेगी, बीमा राशि कैसे निकलेगी? बीमा राशि निकालने के लिए 50,000 रुपये तो बी की होगी, 10,000 रुपये ए की होगी और 10,000 रुपये सी की होगी। टोटल 70,000 रुपये की हमारी पॉलिसी मानी जाएगी, बीमा राशि 70,000 रुपये मानी जाएगी और ये 70,000 रुपये मर्द साझेदार के उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे। ये बीमा पॉलिसी का हमारा गणना करने का तरीका है। इसके बाद आता है वेतन। साझेदारी फर्म में सभी साझेदार प्रतिनिधि होते हैं, तो जब सभी साझेदार प्रतिनिधि होते हैं तो उसमें कुछ साझेदारों को अतिरिक्त कार्य के लिए वेतन देने की भी प्रथा होती है। कोई साझेदार अगर फर्म में किसी अन्य साझेदार के जगह कार्य कर रहा है तो सबकी सहमति से उसे वेतन दिया जा सकता है। अगर कोई साझेदार वेतन पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु के दिन तक का वेतन देने का भी अधिकार होता है, वो फर्म से वेतन पाएगा। तो उसके उत्तराधिकारी को वेतन की गणना करने के लिए क्या होगा? समय के आधार पर वेतन माना, जैसे माना वेतन 12,000 रुपये वार्षिक है, और मृत्यु की तिथि 31 मार्च है, तो इसमें वेतन की गणना किस प्रकार की जाएगी ये बात सोचनी है। तो वेतन कैसे निकाला जाएगा? इसमें वेतन की गणना होगी 12,000, 3 महीने का समय है और ये वेतन 12 महीने का था, तो 3,000 रुपये उसका वेतन होता है, यानी कि हम 3,000 रुपये उसका वेतन भी उसे देंगे। वेतन के बाद आता है वार्षिक वर्ती। ये वार्षिक वर्ती जो है ये उन लोगों के लिए होता है, उन फर्मों में यूज होता है जिन फर्मों में जो व्यक्ति, जो साझेदार फर्म में मृत्यु हुई है उसकी जो उत्तराधिकारी है वो उसकी विधवा पत्नी हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो। उस समय इसका प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी विधवा पत्नी को एक निश्चित समय तक पॉलिसी दी जा सके, बीमा का धन दिया जा सके। ये उस समय है। इसके बारे में हम आगे पूरा का पूरा वर्णन पढ़ेंगे और करेंगे, फिलहाल इसका इतना ही। अब हमें मान लिया किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके धन की गणना कैसे की जाती है, ये मेरा एक उदाहरण है, मैंने एक उदाहरण लिखा है।
ए व स 3 साझेदार हैं फर्म में और जिनका अनुपात समान है। ए की मृत्यु 1 मार्च को हो गई, उसी दिन फर्म का हिसाब उसके उत्तराधिकारी को देना है। उसकी पूंजी क्रम से 15,000, 10,000, 8,000 रुपये थी। ए को फर्म में 2400 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है तथा ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के बराबर किया जाएगा। मैंने अभी आपको ख्याति की जितनी विधि बताई है उसमें ये सबसे पहली विधि है, उसके अनुसार ख्याति की गणना की जाएगी। पूंजी पर ब्याज 5% की व्यवस्था है। गत वर्ष के आधार पर लाभ दिया जाएगा। गत वर्षों का लाभ क्रम से इतना 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 है, तो ये जो गत वर्ष का लाभ है इसी के आधार पर हम उसका लाभ की गणना करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज की गणना करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। इसमें पूंजी पर ब्याज दिया है 5%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मरने वाला साझेदार ए है। ए की पूंजी 15,000 रुपये है। 5% की दर से 1 मार्च डेट है, तो जनवरी और फरवरी 2 महीने का इस पर ब्याज लगेगा 2/12। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए। ₹125 इसका ब्याज होता है। इसके बाद कैपिटल 15,000 रुपये है, इसकी दी हुई है। जो प्रारंभिक पूंजी है वो 15,000 है। इसके बाद उसे फर्म से वेतन मिलता है। सैलरी, उसकी जो वेतन था वो 2400 रुपये पर मंथ था मासिक, और 2 महीने का इसका वेतन हो गया मार्च का तक, 1 मार्च तक, तो 2 महीने का वेतन 4800 रुपये हो गया। 4800 रुपये से वेतन दिया जाएगा। इसके बाद ख्याति की गणना। ख्याति की गणना करने के लिए गत वर्ष का लाभ बटे गत वर्ष गुना आधार। गत वर्षों का लाभ 20,000, 25,000, 15,000 रुपये दिया है। और इसने लिखा है कि औसत लाभ के 2 गुने के बराबर, 2 गुने के बराबर हम ख्याति निकालें। ₹40,000 रुपये हमारी ख्याति आई। अब इसमें ख्याति जो है मरने वाला साझेदार है ए की गुडविल कितनी होगी? 40,000 में वो बराबर का साझेदार है, यानी कि 1/3 अनुपात। रुपये 13,333 रुपये निकटतम रुपये तक गणना की गई है। तो ये उसके हिस्से की ख्याति हो गई। अब इसमें ख्याति के बाद उसका हिस्से का लाभ भी दिया जाएगा। अब लाभ के बारे में हमें विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं है, इसलिए हम विक्रय के आधार वाली विधि नहीं लागू कर सकते। अब हमें ये लाभ समय के आधार पर ही निकाला जाएगा। तो लाभ निकालने के लिए P&L निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? गत वर्ष का लाभ 15,000 रुपये है, जो लास्ट का है वही गत वर्ष का माना जाएगा। तो गत वर्ष का लाभ 15,000 रुपये मान लिया, और गत वर्ष के लाभ का समय है 2 माह, 2 महीने का हो गया 2/12। और जब जिस साझेदार की मृत्यु हुई उसका लाभ हानि अनुपात 1/3 है। इस आधार पर हम लाभ की गणना करेंगे।
833 रुपये इसके लाभ की गणना की गई। अब इस सब को हम एक जगह एकत्रित करने के लिए एक खाता बनाएंगे जिसे हम लेजर कहते हैं। लेजर बनाकर हमें पता लगेगा कि हमें इसके उत्तराधिकारी को कितने पैसे देने हैं। लेजर में 8 कॉलम होते हैं। ये ए की मर्जी हुई तो ए कैपिटल है, ए का पूंजी खाता बनेगा। ए को कितनी धनराशि दी जानी है तो ए का खाता बनेगा। इसमें सर्वप्रथम हम बैलेंस लिखेंगे जो इसकी पूंजी थी लास्ट ईयर की। इसकी लास्ट ईयर की पूंजी 15,000 रुपये थी, इसका लेख हम इसमें करेंगे। हमने यहाँ भी निकाल के दिखाई हुई 15,000। इसके बाद पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हमारा आया था 125 रुपये। पूंजी पे ब्याज के बाद सैलरी, ₹4800। सैलरी के बाद गुडविल, गुडविल जो आई थी वो 13,333 रुपये आई थी। ये ख्याति। इसके बाद लाभ, ₹833। इसमें कहीं भी आहरण नहीं दिया है। अगर इसमें आहरण लिखा होता तो हम आहरण भी इधर दिखा सकते हैं। अब इसका टोटल कर दीजिए, उसकी देय राशि की गणना हो जाए। ₹34,091 इसकी देय राशि है। ये इसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, एक्सक्यूटर अकाउंट। इस तरह हम साझेदार की मृत्यु पर उसको देय राशि की गणना करेंगे। ये जो देय राशि निकली है ये उसके उत्तराधिकारी को दी जाएगी। अब हमारा एक टॉपिक रहता है वार्षिक वर्ती पत्र। वार्षिक वर्ती और हम निकाल के दिखाते हैं, उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। वार्षिक वर्ती में